सियापुर नाम के गांव में करिश्मा और तारा नाम की दो लड़कियां रहती थीं। करिश्मा गरीब थी और उसके पिता सब्जी बेचने का काम किया करते थे। वहीं तारा एक अमीर परिवार की लड़की थी। करिश्मा और तारा की एक ही दिन शादी तय हो चुकी थी। फिर एक दिन करिश्मा के पिताजी उससे बोलते हैं, करिश्मा बेटी, आज मैं शाम को जल्दी नहीं आ पाऊंगा। क्यों पिताजी? शाम को सब्जियां ज्यादा बिकती हैं। अगर मैं शाम को घर नहीं आऊंगा तो सब्जियां ज्यादा बेच पाऊंगा, जिससे मैं ज्यादा मुनाफा कमा पाऊंगा। अभी तो तुम्हारी शादी के लिए 1.5 लाख रुपए जुटाने हैं। शादी के पहले तुम्हें लहंगा, कपड़े, मेहंदी, मेकअप का सामान, अभी पता नहीं क्या क्या खरीदना है। पिताजी, अगर आप शाम को जल्दी घर वापस नहीं आएंगे तो आप खाना कब खाएंगे? अगर आप खाना नहीं खाएंगे तो आप कमजोर हो जाएंगे। बस मुझे तेरी शादी कर लेने दे, फिर मुझे किसी भी बात का चिंता नहीं रहेगा। करिश्मा का अकेले घर पर मन नहीं लगता था, इसलिए वो पार्क में घूमने चली जाती थी। उसी पार्क में तारा भी अपने सहेलियों के साथ घूमने आया करती थी। अरे वो देखो, सब्जी वाले की लड़की आ गई। अरे मुझे 1 किलो सब्जी मिलेंगे क्या? अरे वो सब्जी वाली, अरे ये कुछ बोल क्यों नहीं रही है? कहीं ये सड़े हुए सब्जी खाकर पागल तो नहीं हो गई है? अरे इसकी शादी जो तय हो गई है उस आइसक्रीम बेचने वाले राजू से। बेचारी करिश्मा उस आइसक्रीम वाले के सपने में खो गई है। मेरे पति आइसक्रीम की दुकान के मालिक हैं। बस तेरे पति बस इतने ही हैं और मेरे पति एक बिजनेसमैन है। वो तेरे पति के जैसे 10-20 दुकानें खरीद सकते हैं। और सुन करिश्मा, पैसे के मामले में तेरे पति से मेरे पति बहुत अमीर हैं। पैसे से क्या होता है? पैसे से तो खुशियाँ नहीं खरीदी जा सकती हैं। ओहो, आजकल ये बहुत प्रवचन सुना रही हैं। सुन, तेरी शादी और मेरी शादी एक ही दिन है। देख मैं तुझे कैसे पैसे की ताकत दिखाती हूँ। के दिन से 2 दिन पहले ही तारा सभी दुकान से मेहंदी खरीद लेती है और वहाँ पर एक भी मेहंदी नहीं छोड़ती है। अब देखती हूँ वो सब्जी वाली क्या करती है। आई बड़ी पैसे की ताकत देखने वाली। अब उसे पता चलेगा कि आखिर पैसा होता क्या है। शादी के दिन जब करिश्मा मेहंदी लेने के लिए गई तो उसे एक भी मेहंदी नहीं मिली। आंटी जी, क्या आपके पास मेहंदी है? नहीं, कल सारी मेहंदी तारा खरीद कर ले गई थी। आज तो मेरे पास एक भी मेहंदी नहीं बची है। आज मेरी शादी है और मेरे हाथ पर अभी एक भी मेहंदी नहीं लगी है। तभी वहाँ पर तारा आती है और करिश्मा से बोलती है, क्यों सब्जी वाली, अब आया न मजा? अब तू जान गई पैसे की कीमत क्या होती है। देख मेरे हाथों में कितनी सुंदर मेहंदी लगी है। देख मेरे हाथ कितने सुंदर लग रहे हैं। और तू अब ऐसे ही हाथ लेकर अपने ससुराल जाएगी। इतना बोलकर तारा वहाँ से चली जाती है। करिश्मा उदास होकर चुपचाप वहीं पर खड़ी रहती है। तभी करिश्मा को बहुत ही मधुर चिड़ियों की आवाज सुनाई देती है। अरे इतनी सुंदर चिड़ियों की आवाज, ऐसी आवाज तो मैंने आज तक अपनी पूरी जिंदगी में भी नहीं सुनी है। फिर करिश्मा आवाज के पीछे पीछे चलने लगती है। करिश्मा आवाज का पीछा करते करते एक मेहंदी के पेड़ के पास पहुंच गई। अरे ये तो एक मेहंदी का पेड़ है। अभी तक मुझे एक भी मेहंदी नहीं मिला है। मैं एक काम करती हूँ, मैं इसी मेहंदी को पीसकर अपना काम चला लेती हूँ। इतना सोचकर करिश्मा कुछ मेहंदी के पत्ते को पीसकर एक कोन में भर लेती है और मेहंदी तैयार कर लेती है। फिर करिश्मा मेहंदी को लेकर अपने घर आ जाती है और अपने हाथों पर लगा लेती है। करिश्मा अपने हाथों पर मेहंदी लगाकर बहुत ही खुश होती है। मेरी मेहंदी कितनी अच्छी लगी है, आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। फिर करिश्मा और राजू की शादी हो जाती है। फिर शादी के एक दिन बाद करिश्मा का पति उससे बोलता है, तुम्हारी मेहंदी तो बहुत ही अच्छी है। मेरी मेहंदी तो एक ही दिन में छूट गई थी। ये मैंने खुद से एक पेड़ के पत्ते से बनाई थी। जरा मेरा दोपहर का खाना लेते आओ, मैं दुकान पर जा रहा हूँ। करिश्मा राजू का लंच बॉक्स लाने के लिए जाती है। करिश्मा ने जैसे ही लंच बॉक्स छुआ वो सोने का बन गया। हे भगवान, ये क्या हुआ? ये सोने का कैसे बन गया?
फिर करिश्मा ने वहाँ पर रखे बर्तन को छुआ, वो भी सोने का बन गया। करिश्मा ने जिस जिस चीज को छुआ वो सब सोने का बनता गया। ये देखकर करिश्मा हैरान हो गई। फिर करिश्मा हैरान परेशान होकर अपने पति के पास जाती है। सुनिए जी, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं जिस भी चीज को छू रही हूँ वो सब सोने का बनता जा रहा है। करिश्मा, ये तो बहुत ही बढ़िया है। जब तक तुम्हारी मेहंदी ना उतर जाए मुझे मत छूना, नहीं तो मैं भी सोने का बन जाऊंगा। करिश्मा ने अपने घर के बहुत सारे चीजों को सोने में बदल दिया। फिर एक दिन करिश्मा की मेहंदी छूट गई। अब करिश्मा और उसका पति बहुत ही अमीर बन चुके थे। फिर एक दिन करिश्मा और उसके पति करिश्मा के घर जाते हैं। तारा भी उस वक्त अपने गांव में थी। जब तारा ने करिश्मा को कार से उतरते देखा तो वो हैरान हो गई और करिश्मा के घर झांक कर देखने लगी। पिताजी, ये लीजिए 20 लाख रुपए। अब आपको कभी भी सब्जी बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन बेटी करिश्मा, तुम्हारे पास इतने पैसे आए कहाँ से? फिर करिश्मा ने अपने पिताजी को जादुई मेहंदी के बारे में पूरी बात बताई। की सारी बातें तारा सुन लेती है। अच्छा, तो ये राज है इसके अमीर होने का। फिर तारा जंगल में उसी मेहंदी के पेड़ के पास जाती है। फिर तारा ढेर सारे मेहंदी के पत्ते को तोड़कर अपने घर ले जाती है। फिर तारा उन पत्तों से ढेर सारी मेहंदी बनाती है और अपने हाथों पर लगा लेती है। करिश्मा ने इसी जादुई मेहंदी से अपने घर की सभी चीजों को सोना में बदल दिया था। अब मैं भी बिल्कुल वैसा ही करूँगी और इतना सोना बनाऊंगी कि हम लोगों जैसा इस गांव में कोई भी अमीर नहीं रहेगा। इतना सोचकर तारा अपने घर के सामान को छूने के लिए जाती है। जैसे ही वो छूती है वो एक पत्थर में बदल जाता है। इसी तरह से करिश्मा ढेर सारे अपने सामान को पत्थर में बदल देती है। ये क्या हुआ? इन सभी चीजों को तो सोने में बदल जाना चाहिए था, लेकिन ये सब पत्थर में क्यों बदल गए? क्या करिश्मा ने झूठ बोला था? लेकिन अगर वो झूठ बोली होती तो वो इतना अमीर कैसे बनी होती? तभी वहाँ पर तारा का पति आता है और तारा से बोलता है, तारा, तुम मेरे साथ बाहर चलो, मैं तुम्हें एक नई कार दिखाता हूँ। नहीं नहीं, आप मुझसे दूर ही रहिए। तारा का पति बात करते करते तारा का हाथ छू लेता है और वो एक पत्थर में बदल जाता है। हाय, मैं लूट गई, बर्बाद हो गई, मेरा सब कुछ पत्थर में बदल गया, कोई मेरी मदद करो। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि लालच का फल हमेशा बुरा ही होता है। इसलिए हमें कभी भी लालच नहीं करनी चाहिए। सिया अपने माँ के साथ रहती थी। सिया के पिता नौकरी के तलाश में गए थे, लेकिन उनका कहीं भी पता नहीं चला। उनके घर से गए लगभग साल भर हो गए थे, लेकिन वो घर वापस लौट कर नहीं आए। मम्मी, पापा के गए बहुत दिन हो गए हैं, पापा घर वापस लौटकर कब आएंगे? मुझे क्या पता बेटा, तुम्हारे पापा कब आएंगे। तुम्हारे पापा नौकरी की तलाश में गए थे, लेकिन अभी तक नहीं आए। माँ, अगर पापा होते तो मेरा एडमिशन एक अच्छे स्कूल में करवाते। माँ, तुम मेरा एडमिशन करवा दो, मुझे भी पढ़ने का बहुत मन करता है। सिया, तुम जानती हो ना, मैं बहुत कम पैसे कमाती हूँ, उतने में ही घर का खर्च चलाना बहुत मुश्किल होता है, और तुम बोल रही हो एडमिशन करवाने के लिए। बेटा, मेरे पास उतने पैसे नहीं हैं। एडमिशन बुक और कॉपी खरीदने के लिए बहुत पैसे चाहिए बेटा, हम लोगों के पास उतने पैसे नहीं हैं। तुम जानती हो ना, फिर भी ऐसे सवाल क्यों कर रही हो? जब तुम्हारे पापा थे तब कुछ और ही बात थी। माँ, तुम पापा को शहर में काम करने के लिए क्यों भेजी? पापा गांव में ही काम करके थोड़ा बहुत पैसे कमा लेते, उससे तो हम लोगों का गुजारा हो जाता ना माँ। बेटा, मुझे क्या पता था कि तुम्हारे पापा घर वापस लौट कर नहीं आएंगे। अगर मुझे पता होता तो मैं उन्हें काम पर भेजती ही नहीं। सिया, तुम ये सब सवाल मुझसे क्यों कर रही हो? जाओ अपने कमरे में। सिया उदास होकर अपने कमरे में चली जाती है। सिया के कमरे में एक खिड़की थी, उससे आसमान के सारे तारे दिखते थे। सिया जब उदास थी तब आसमान के तारे देख रही थी। सिया जब भी उदास होती तब वो आसमान में तारे देखा करती थी। तारे देखते देखते सिया रोने लगती है
और वो बोलती है, भगवान ने हम लोगों को इतना गरीब क्यों बनाया है। काश मैं भी इन तारों की तरह खुली हवाओं में टिमटिमाती, कितना अच्छा होता, ना ही किसी चीज की चिंता होती। सिया जब उदास होकर बातें कर रही थी तभी वहाँ पर एक छोटा सा तारा आता है। सिया के खिड़की के बाहर एक छोटा सा तारा टिमटिमा रहा था। सिया की नजर जब उस छोटे से तारे पर जाती है तो सिया उससे बोलती है, तुम कौन हो? मैं आसमान से आया एक तारा हूँ। अच्छा, तो तुम मेरे पास आ जाओ ना, मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है। तुम्हारे घर में तो बहुत गर्मी है, मैं आसमान में बहुत ठंड से ठिठुरता हूँ। तुम्हारे घर में मुझे आकर बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, तो आज से तुम मेरे पास रहो, मेरा कोई भी दोस्त नहीं है, तुम मेरा दोस्त बन जाओ। अच्छा, तुम बताओ तुम इतनी उदास क्यों हो? मेरे पापा जब से नौकरी की तलाश में गए हैं अभी तक लौटकर घर नहीं आए हैं और मेरी माँ के पास पैसे नहीं हैं कि वो मेरा एडमिशन करवाएं। मेरा पढ़ने का बहुत मन करता है, इसलिए मैं बहुत ही उदास हूँ। क्या इसमें तुम मेरी मदद कर सकते हो? हाँ सिया, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, बस तुम इसी बात के लिए इतना उदास थी। ये लो कुछ पैसे और तुम अपना एडमिशन एक अच्छे स्कूल में करवाना। ठीक है जादुई तारे, अब से तुम यहीं पर रहो। सिया, अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तुम मुझसे मांग लेना, मैं तुम्हें दे दूंगा। ठीक है जादुई तारे, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं तुम्हारे पैसे से एक अच्छे स्कूल में एडमिशन करवा सकती हूँ। फिर सिया उस जादुई तारे को एक कांच के शीशे में बंद करके रख देती है। फिर वो पैसों को लेकर अपनी माँ के पास जाती है। इतने पैसों को देखकर सिया की माँ बहुत ही खुश होती हैं और सिया से बोलती हैं, सिया बेटा, तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? फिर सिया उस जादुई तारे के बारे में पूरी बात अपनी माँ को बताती है। माँ, तुम जानती हो वो जादुई तारा मुझसे ये भी बोला है कि तुम्हें जिस भी चीज की जरूरत हो तुम मुझसे मांग लेना। ये तो बहुत अच्छी बात है सिया बेटा, अब मैं इन पैसों से तुम्हारा एडमिशन एक अच्छे स्कूल में करवाऊंगी। फिर अगले दिन सुबह होने पर सिया की माँ सिया के साथ स्कूल में उसका एडमिशन करवाने के लिए जाती हैं। सिया की माँ जब सिया का एडमिशन करवा के लौट रही थी तब वो सिया के लिए बैग, कॉपी, पेंसिल और पेन खरीदती हैं। ये सब देखकर सिया भी बहुत ही खुश होती है और वो अपनी माँ के साथ घर आती है। घर आने के बाद सिया जल्दी से उस जादुई तारे के पास जाती है और उस जादुई तारे से बोलती है, जादुई तारे, तुम जानते हो माँ ने मेरा बहुत ही अच्छे स्कूल में एडमिशन करवा दिया। जब हम स्कूल से लौट रहे थे तब माँ ने मेरे लिए नए बैग, कॉपी, पेंसिल और पेन खरीदा। जादुई तारे, आज मैं तुम्हारे वजह से बहुत ही खुश हूँ। सिया, मैं तुम्हारे जैसे दुखी लोगों की हमेशा मदद करता हूँ। सिया, अब मैं आसमान में जाना चाहता हूँ। नहीं नहीं नन्हे तारे, अगर तुम आसमान में चले जाओगे तो मेरी मदद कौन करेगा और मेरे साथ कौन रहेगा? अगर तुम दिन में जाओगे तो पिघल जाओगे, अगर तुम्हें जाना ही है तो तुम रात में चले जाना। सिया, तुम जाओ पढ़ाई करो, अगर तुम्हें पढ़ाई में कोई भी कठिनाई हो तो तुम मुझसे पूछ लेना। ठीक है नन्हे तारे, मुझे पढ़ाई में कोई भी कठिनाई होगी तो मैं तुमसे पूछ लूंगी। इतना बोलकर सिया पढ़ने के लिए बैठ जाती है। सिया को पढ़ाई में कोई भी कठिनाई होती तो सिया नन्हे तारे से पूछ लेती थी। नन्हे तारे की वजह से सिया पढ़ने में बहुत ही तेज हो गई थी। अब सिया को पढ़ने में कोई भी कठिनाई नहीं आती थी। फिर अगले दिन सुबह होने पर सिया स्कूल जाती है। शाम को जब सिया स्कूल से घर वापस आती है तो वो जादुई तारे के पास जाती है और उससे बोलती है, जादुई तारे, तुम जानते हो आज मैं स्कूल गई थी और टीचर ने जो भी पूछा मैं उसका सही सही जवाब दे दी। नन्हे तारे, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुम मुझे छोड़कर कहीं भी मत जाना। सिया, तुम यही चाहती थी ना कि मैं स्कूल जाऊं? अब तो तुम स्कूल भी जाने लगी हो, अब तुम्हारी समस्या हल हो गई है, अब मैं यहाँ से जाऊं? नन्हे तारे, लेकिन मुझे तुम्हारे साथ रहना अच्छा लगता है, अगर तुम चले जाओगे तो मैं अकेली रह जाऊंगी। मम्मी दिन भर घर का ही काम करती हैं, घर पर पापा भी नहीं हैं कि मैं उनके साथ रहूंगी। ठीक है, अगर तुम्हारे पापा आ जाएंगे तो तुम मुझे जाने दोगी ना? क्या ऐसा हो सकता है? हाँ सिया, ऐसा हो सकता है। अपने पापा के आने की बात सुनकर सिया बहुत ही खुश हो जाती है। सिया, तुम जाओ अपना होमवर्क कर लो।
सिया होमवर्क करने के लिए बैठ जाती है। सिया जब होमवर्क कर रही थी तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है। सिया, बेटा सिया। सिया जाकर देखती है तो सिया देखती है कि उसके पिताजी दरवाजे पर खड़े हैं। अपने पिताजी को देखकर सिया बहुत ही खुश होती है। पापा, आप कहाँ चले गए थे? तभी वहाँ पर सिया की माँ आती है। पापा, मैंने आपको बहुत याद किया, आप कहाँ चले गए थे? सिया बेटा, जब मैं नौकरी के तलाश में जा रहा था तभी रोड पे मेरा एक्सीडेंट हो गया, जिससे मेरे सर पर चोट आ गई थी और मेरी याददाश्त चली गई थी। जब मेरा याददाश्त वापस आया तब मैं घर वापस आया हूँ। पापा, आप फिर कहीं नहीं जाएंगे ना? नहीं बेटा, मैं अब कभी भी नहीं जाऊँगा। अब मैं गांव में ही काम करके अपना खर्चा चला लूँगा। अपने पापा के घर आ जाने से सिया बहुत ही खुश होती है और जल्दी से उस जादुई तारे के पास जाती है। जादुई तारे, आज तो तुमने बहुत ही कमाल कर दिया। मेरे पापा घर वापस लौट कर आ गए। सिया, तुम्हारा सारा काम हो गया है ना? अब मैं यहाँ से जाऊँ? लेकिन नन्हे तारे, तुम मुझसे मिलने यहाँ पर आओगे ना? सिया, अगर तुम आंखें बंद करके मुझे याद करोगी तो मैं तुम्हारे सामने आ जाऊंगा। इतना बोलकर वो नन्हा तारा आसमान में चला जाता है। अब सिया अपने माता पिता के साथ हंसी खुशी रहने लगती है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें और इस चैनल हिंदी टेल्स गुरुजी को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी और लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलिए। एक बार की बात है, एक गांव में एक पिंकी नाम की लड़की रहा करती थी। पिंकी की शादी तय हो चुकी थी। पिंकी के माता पिता बहुत ही गरीब थे। उसके पिता गांव के मुखिया के यहाँ काम करते थे। काम करने से उन्हें थोड़ा ही पैसा मिलता था। उन पैसों से उनके घर का खर्च चलना ही बहुत मुश्किल हो जाता था। पिंकी के पिता पिंकी के शादी को लेकर कुछ चिंतित थे। फिर एक दिन पिंकी के पिता पिंकी से बोलते हैं, बेटा, मुखिया के यहाँ रात को बोरा ढोने का भी काम है, इसलिए आज से मैं रात को भी काम करूँगा, जिससे तुम्हारे शादी के लिए जल्दी से पैसे जुट जाएं। मेरे शादी के लिए लहंगे, कपड़े और बहुत सी चीजें खरीदना है। अगर मैं रात को भी ड्यूटी करूंगा तो तेरे शादी के लिए जल्दी से पैसे जुट जाएंगे। पिताजी, आप ड्यूटी के साथ साथ अपना ध्यान भी रखिएगा। अब पिंकी के पिता रात में भी काम करने लगते हैं। वो कुछ दिन तो रात में काम करते हैं, लेकिन फिर उनकी तबीयत खराब हो जाती है। पिंकी के पिता दिन और रात में काम करने की वजह से उनकी बहुत ही जोरों से तबीयत खराब हो जाती है। अब उनके घर का हालात और भी बिगड़ जाता है। अब पिंकी की माँ और भी परेशान हो जाती हैं कि घर का खर्च कैसे चलेगा। फिर एक दिन पिंकी अपनी माँ से बोलती है, माँ, मेरी शादी आने वाली है और शादी की एक भी तैयारी नहीं हुई है। शादी के लिए मुझे लहंगे चाहिए। माँ, तुम मुझे लहंगे दिलवाओगी ना? बेटा, वो तो मुझे भी नहीं पता है कि मैं तुझे लहंगे दिलवा पाऊंगी या नहीं। घर में तो एक भी पैसे नहीं है और तू जानती है कि तेरे पापा की बहुत ही जोरों से तबीयत खराब है। अब तो तेरे पिता काम पर भी नहीं जाते हैं। घर में पैसे कहाँ से आएंगे? माँ, तो क्या तुम मुझे लहंगे नहीं दिलवाओगी? नहीं बेटा, हम लोगों के पास पैसे नहीं हैं। मैं तुम्हें लहंगा नहीं दिलवा सकती हूँ। अगर मेरे पास पैसे हो जाएंगे तो मैं तुम्हें लहंगा खरीद दूंगी। अब रिया के घर की हालात और भी बिगड़ती चली जाती है। ये देखकर रिया की माँ बहुत ही उदास हो जाती हैं। फिर वो अगले ही दिन से एक नौकरी पकड़ लेती हैं। वो दूसरों के घरों में जाकर काम करने लगती हैं। फिर कुछ दिन काम करने से पिंकी की माँ के पास थोड़ा बहुत पैसे आ जाते हैं। फिर वो पिंकी से बोलती हैं, बेटा पिंकी, मेरे पास काम करने से थोड़ा पैसे हैं। उन पैसों से मैं तेरे लिए लहंगे खरीदूंगी। तुम भी मेरे साथ दुकान पर चलो। ठीक है माँ, चलो, मैं भी तुम्हारे साथ दुकान पर चलती हूँ। लहंगा खरीदने की बात सुनकर पिंकी बहुत ही खुश हो जाती है और वो खुशी खुशी अपनी माँ के साथ लहंगा खरीदने के लिए जाती है। दुकान पर पहुँचने के बाद पिंकी की माँ बोलती है, बहन जी, ये लहंगा कितने का है? बहन जी, यहाँ पर लहंगा 10,000 से शुरुआत होते हैं। वो लहंगा 12,000 का है।
आपको लहंगा चाहिए क्या? लहंगे की कीमत सुनकर पिंकी और पिंकी की माँ उदास हो जाती हैं। उन लोगों के पास उतने पैसे नहीं थे। फिर पिंकी की माँ बोलती हैं, बहन जी मेरे पास उतने पैसे नहीं हैं। लहंगे खरीदने के लिए मेरे कुछ पैसे कम पड़ रहे हैं। क्या आप मुझे ऐसे ही दे सकती हैं? फिर मैं कुछ दिनों के बाद आपका पैसा दे दूंगी। नहीं नहीं बहन जी, मेरे यहाँ से उधार सामान कोई भी नहीं जाता है। आपके पास जब पैसे हो जाएंगे तब आप लहंगा खरीद लीजिएगा। फिर रिया और रिया की माँ उदास होकर अपने घर चली आती हैं। घर आने के बाद पिंकी अपनी माँ से बोलती है, माँ अब हम लोग क्या करेंगे? लहंगा खरीदने के लिए हम लोगों के पास पैसे कहाँ से आएंगे? बेटा लहंगा खरीदने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। अब हम लोग लहंगा नहीं खरीदेंगे। ये सुनकर पिंकी बहुत ही उदास हो जाती है और वो पार्क में घूमने के लिए चली जाती है। पिंकी जब पार्क में घूम रही थी तब उसे एक बहुत ही सुंदर तितली दिखाई देती है। पिंकी तितली के पीछे पीछे चलने लगती है। पिंकी तितली के पीछे चलते चलते तितली एक जगह पर रुक जाती है। फिर वो तितली एक परी के रूप में बदल जाती है और पिंकी से बोलती है, पिंकी मैं जानती हूँ कि तुम इतनी उदास क्यों हो। तुम्हें लहंगा चाहिए ना? हाँ मुझे लहंगा चाहिए, लेकिन आप कौन हैं और आपको कैसे पता? पिंकी मैं परी देश की एक परी हूँ और मैं तुम्हारी मदद करने के लिए यहाँ पर आई हूँ। परी आप मेरी क्या मदद कर सकती हैं? पिंकी तुम लहंगा के लिए उदास थी ना, मैं तुम्हें लहंगा दे सकती हूँ। क्या सच में परी आप मुझे लहंगा दे सकती हैं? तो बहुत ही अच्छा होगा। इतना बोलकर परी पिंकी को एक तोहफा देती है। पिंकी ये लो, जब तुम इसे खोलोगी तो इसमें एक लहंगा होगा। परी मुझे लहंगा देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतना बोलकर परी वहाँ से गायब हो जाती है और पिंकी लहंगे को लेकर अपने घर चली आती है। घर आने के बाद पिंकी लहंगे और परी के बारे में पूरी बात अपनी माँ को बताती है। ये सुनकर पिंकी माँ उससे बोलती है, बेटा पिंकी ये तो बहुत ही अच्छा हुआ कि हम लोगों के पास लहंगे खरीदने के लिए पैसे नहीं थे और वो परी तुम्हें लहंगा दे दी। उस परी का बहुत ही धन्यवाद। फिर दूसरे दिन पिंकी लहंगे को पहनकर देखने लगती है और वो लहंगा से बोलती है, काश मेरे पास मेकअप का पूरा सामान हो जाता तो कितना अच्छा होता। पिंकी के इतना बोलते ही उसके सामने मेकअप का पूरा सामान आ जाता है। ये देखकर पिंकी बिल्कुल हैरान हो जाती है और वो जल्दी से अपनी माँ के पास जाती है। माँ मैं जैसे ही लहंगा पहनकर बोली कि मुझे मेकअप का सामान होता तो कितना अच्छा होता, मेरे ये बोलते ही मेकअप का पूरा सामान मेरे सामने आ गया। क्या बेटा तुम ये क्या बोल रही हो? माँ मैं सच बोल रही हूँ। रुकिए माँ मैं आपको दिखाती हूँ। काश मेरे पापा ठीक हो जाते तो कितना अच्छा होता। पिंकी के इतना बोलते ही उसके पापा बिल्कुल ठीक हो जाते हैं और चलकर उन दोनों के पास आते हैं। अरे मैं तो बिल्कुल ठीक हो गया। ऐसा लग रहा है मेरा तो तबीयत ही नहीं खराब था। ये देखकर पिंकी और पिंकी की माँ बहुत ही खुश होती हैं। अब उन लोगों को पता चल जाता है कि ये लहंगा कोई मामूली लहंगा नहीं बल्कि ये एक जादुई लहंगा है। अब पिंकी के पास जो भी चीज नहीं होता था पिंकी जादुई लहंगे से बोलकर वो चीज मांग लेती थी। अब पिंकी जादुई लहंगे की वजह से बहुत ही खुश रहने लगी थी। अब उसके घर का हालात बहुत ही सुधर गया था। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और पिंकी के शादी का दिन आ जाता है। लड़के वाले भी बारात लेकर आ जाते हैं और इधर पिंकी भी जादुई लहंगे को पहनकर बिल्कुल तैयार हो गई थी। पिंकी जादुई लहंगे को पहनकर बहुत ही सुंदर दिख रही थी। फिर पिंकी के पिताजी दहेज देने के लिए जाते हैं। दहेज देखकर लड़के के पिताजी उनसे बोलते हैं, अरे भाई साहब आप ये क्या कर रहे हैं? हम दहेज नहीं लेंगे। दहेज लेना एक बहुत ही बुरी बात होता है। दहेज की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए हमें दहेज नहीं चाहिए। ये सुनकर पिंकी के पिताजी बहुत ही खुश होते हैं। फिर पिंकी और पंकज की शादी हो जाती है और वे दोनों हंसी खुशी रहने लगते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें पैसे कमाने के लिए अपना सेहत खराब नहीं करना चाहिए। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें
और इस चैनल हिंदी टेल्स गुरुजी को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी और लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलिए। सोने का जादुई पेड़। एक गांव था जिसका नाम शिवपुर था। वहाँ के लोग बहुत खुशी से रहते थे। उसी गांव में एक सोने का जादुई पेड़ था जिसकी रखवाली सभी परियां मिलकर करती थीं। वो पेड़ सोने का था और उसका फल हीरे का लगा हुआ था। वो पेड़ देखने में बहुत ही आकर्षित था और उस गांव का शोभा बढ़ाता था। उस पेड़ को देखकर सभी लोग बहुत खुश होते और अपने कष्टों को भूल जाते। जो कोई भी अपना दुख उस पेड़ से बताता तो उसमें से परियां बाहर निकल कर आती हैं और उसे कुछ हीरे दे देती हैं। हे जादुई पेड़, मुझे कुछ हीरे दे दो। मेरा बेटा 2 दिनों से बहुत बीमार है। उसके इलाज के लिए मेरे पास एक पैसा भी नहीं है। फिर उस पेड़ में से 2 परियां बाहर निकल कर आती हैं। ये लो कुछ हीरे, जाओ और अपने बेटे का इलाज करवाओ। धन्यवाद परी, मुझे हीरे देने के लिए। अब मैं अपने बेटे का अच्छे अस्पताल में इलाज करवा सकता हूँ। परियों को दूसरों की मदद करने में बहुत अच्छा लगता था और गांव वाले भी उस पेड़ के परियों से बहुत प्यार करते थे। अरे भाई, अगर आज ये जादुई पेड़ नहीं होता तो हमारा क्या होता? तुम सही कहते हो भाई। अगर ये सोने का जादुई पेड़ नहीं होता तो हमारी तकलीफें कम नहीं हो पाती। उसी गांव में चिंकू नाम का एक लड़का रहता था। उसका कोई दोस्त नहीं था सिवाय उस सोने के पेड़ के। चिंकू हर दिन उस पेड़ के पास आता और वहां बैठकर उस पेड़ से बहुत बातें करता। पेड़ और परियों को चिंकू का आना बहुत अच्छा लगता था। अगर किसी दिन चिंकू को आने में देर हो जाती तो पेड़ और परियां परेशान हो जाते और परियां इधर उधर देखकर परेशान होने लगती। अरे चिंकू, आज इतनी देर कैसे हो गई? अरे परी रानी, आज मैं बाजार चला गया था। अरे चिंकू, मेरे लिए बाजार से कुछ नहीं लाए? मैं लाना तो चाहता था लेकिन मेरे पास पैसे नहीं थे। रुको चिंकू, मैं तुम्हें कुछ हीरे दे देती हूँ। नहीं नहीं परी, मुझे हीरे नहीं चाहिए। मैं जब भी लाऊंगा खुद के पैसों से लाऊंगा। चिंकू का साफ दिल देखकर परी बहुत खुश हो गई। एक दिन रात को जब सभी लोग सो रहे थे तब दूसरे गांव से 2 चोर आते हैं। उन दोनों चोरों का नजर उस जादुई पेड़ पर पड़ता है और इतने चमकते हुए जादुई पेड़ को देखकर वे लोग बहुत खुश हो जाते हैं और उनके मन में लड्डू फूटने लगता है। वे दोनों सोच रहे थे कि अगर हम इस जादुई पेड़ को काट कर बाजार में बेच देंगे तो कितने अमीर आदमी बन जाएंगे। सरदार, कुछ देख रहे हो? कुछ नहीं, बहुत कुछ देख रहा हूँ। सोना। सरदार, अगर हम ये पेड़ काट लें तो हम सबसे अमीर चोर अपने पूरे गांव में बन जाएंगे। चुप कर बुद्धू, हम इस गांव के नहीं पूरे देश के सबसे अमीर चोर बन जाएंगे। फिर हमारे इतना अमीर कोई नहीं रहेगा। ये सब बातें सोचकर दोनों चोर एक उपाय सोचते हैं कि दूसरे दिन जब पेड़ के पास कोई नहीं रहेगा तो इस पेड़ को हम काट कर ले जाएंगे। दूसरे दिन दोनों चोर अपने औजार के साथ उस जादुई पेड़ के पास आते हैं। सरदार, हम इस पेड़ को काटेंगे कैसे? यहाँ पर तो इतने सारे लोग हैं। अगर किसी ने हमें पेड़ काटते हुए देख लिया तो हमारी कुटाई कर देंगे। अरे बेवकूफ, हम अभी नहीं काटेंगे। जब सभी गांव वाले चले जाएंगे तब हम लोग इस पेड़ को काटेंगे। फिर वे दोनों सभी के जाने का इंतजार करने लगते हैं। बहुत समय बीत गया लेकिन उन दोनों का इंतजार खत्म ही नहीं हो रहा था। सरदार, इस गांव के लोग कितने लालची हैं। एक जाता है तो दूसरा आता है, जब दूसरा जाता है तो फिर तीसरा आ जाता है। हम क्या कम लालची हैं? जितना वो लोग हीरा ले रहे हैं लेने दो। आज इस पेड़ का आखिरी दिन है। आज हम इसका काम तमाम कर देंगे। देखते ही देखते रात हो जाती है
और सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। दोनों चोर पेड़ को काटने के लिए उसके पास पहुंचते हैं। तभी परी बोलती है, बोलो तुम लोगों को क्या परेशानी है? सरदार, यहाँ पर तो परियां भी रहती हैं। चिंता करने की कोई बात नहीं है, मैं पूरे इंतजाम से आया हूँ। ये देखो। तभी वो चोर एक जहरीला पदार्थ निकालता है और उसे फूंक देता है, जिससे सारी परियां बेहोश हो जाती हैं। फिर दोनों चोर पेड़ को काटने लगते हैं। थोड़ी ही देर में पेड़ कट जाता है, लेकिन जैसे ही पेड़ कटता है, सोने का पेड़ एक साधारण पेड़ में बदल जाता है। सरदार, अब ये सोने का पेड़ हमारे किस काम का है? ये तो एक आम पेड़ जैसा बन गया। हम लोग बनने चले थे करोड़पति, लेकिन बन गए भिखारी। हाँ, तुम सही कहते हो। चलो अब हम लोग यहाँ से भाग चलते हैं, नहीं तो गांव वाले देखेंगे तो हमारी कुटाई कर देंगे। पेड़ वहीं पर पड़ा रहता है और देखते ही देखते सुबह हो जाती है। थोड़ी देर बाद वहाँ चिंकू आता है और वो पेड़ की ऐसी दशा देखकर रोने लगता है। चिंकू का अब इकलौता दोस्त इस दुनिया में नहीं रहे। अरे, ये सोने का पेड़ तो लकड़ी का पेड़ बन गया। अब ये हमारे किसी काम का नहीं। तुम सही कहते हो भाई, अब ये हमारे किसी काम का नहीं है। अब तो ये हमें हीरे भी नहीं दे सकता। चलो अब हम इस कचरे को गांव से फेंक देते हैं। चुप रहो तुम सब। जब तक ये तुम्हें हीरा देता रहा, तब तक तुम इसके आगे पीछे घूमते थे। अब क्या हुआ? शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। अब सभी लोग उस पेड़ के पास से चले जाते हैं। जैसे ही सभी परियां बेहोशी से उठती हैं, वे देखती हैं कि सोने का पेड़ कटा हुआ है। फिर रानी परी बोलती है, मैरा परी, लगता है वो दोनों चोर ही इस सोने के पेड़ को काट दिए हैं, जो कल शाम को हमारे ऊपर जहरीला पदार्थ डाल दिए थे, जिससे हम बेहोश हो गए थे। आप सही कहती हैं रानी परी, लेकिन अब हम क्या करें? अब एक ही तरीका है इस सोने के पेड़ को बचाने के लिए, वो जादुई फूल। तभी परियों की बातें चिंकू सुन लेता है। जादुई फूल? जादुई फूल का क्या मतलब है रानी परी? चिंकू, इस जादुई फूल से ये जादुई सोने का पेड़ फिर से वापस जिंदा हो सकता है। लेकिन वो कैसे? मैं अपने दोस्त को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। चिंकू, तुम अपने दोस्त को बचाने के लिए चुड़ैल से भी लड़ सकते हो। हाँ रानी परी। तो सुनो चिंकू, यहाँ से थोड़ी दूर चलने पर जंगल में तुम्हें एक गुफा दिखाई देगी। उस गुफा में एक चुड़ैल रहती है। चुड़ैल के पास जादुई फूल है, तुम्हें वो फूल लाना होगा। चिंकू, वो चुड़ैल तुमसे 2 प्रश्न पूछेगी। अगर तुम उसका सही जवाब दे दिए तो वो चुड़ैल तुम्हें जादुई फूल दे देगी। लेकिन याद रहे चिंकू, अगर तुम गलत जवाब दिए तो वो चुड़ैल तुम्हें कैद कर लेगी। ठीक है रानी परी, अब मैं चलता हूँ। फिर चिंकू अपने दोस्त को बचाने के लिए जादुई फूल लाने चल देता है, लेकिन उसे बहुत डर लग रहा था। पर चिंकू अपने दोस्त के लिए किसी भी खतरे का सामना करने के लिए तैयार था। जंगल का रास्ता बहुत डरावना था, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था, लेकिन चिंकू का ध्यान सिर्फ अपने मंजिल की तरफ था। थोड़ी देर बाद चिंकू गुफा के पास पहुंच जाता है और वो गुफा के अंदर जाता है तो देखता है कि वहाँ एक चुड़ैल है, जिसके सामने एक फूल रखा हुआ है। चिंकू को देखकर चुड़ैल बोली, ए लड़के, तुम यहाँ पर क्यों आए हो? यहाँ पर जितने भी लोग आए हैं सभी कैद हैं, क्या तुम भी कैद होना चाहते हो? मैं अपने दोस्त को बचाने के लिए यह फूल लेने आया हूँ। ठीक है, तब तुम्हें मेरे 2 सवाल का जवाब देना होगा। अगर तुम सही जवाब नहीं दिए तो मैं तुम्हें कैद कर लूंगी। ठीक है, मैं अपने दोस्त को बचाने के लिए तुम्हारे दोनों सवालों का जवाब दूंगा। हाँ तो बताओ, इस दुनिया में सबसे लालची कौन है? इस दुनिया में सबसे लालची इंसान है, क्योंकि उनके पास जितना भी धन रहता है वो कभी संतुष्ट नहीं रहते हैं। इसलिए इस दुनिया में सबसे लालची इंसान है। बिल्कुल सही जवाब। अच्छा,
अब तुम मेरे दूसरे प्रश्न का उत्तर देकर बताओ, दुनिया में ऐसी कौन सी चीज है जो काटने पर भी कभी नहीं कटती? थोड़ी देर सोचने के बाद चिंकू बोलता है, इसका सही जवाब है परछाई, क्योंकि हम परछाई को जितना भी काटते हैं वो कभी नहीं कटती। बिल्कुल सही जवाब। अब तुम इस फूल को लेकर जा सकते हो। जाओ और अपने दोस्त की मदद करो। चुड़ैल चिंकू को जादुई फूल देती है। जादुई फूल, तुम इस लड़के के पास चले जाओ। और चिंकू फूल लेकर जादुई सोने के पेड़ के पास आता है। जादुई फूल को पेड़ के पास रख देता है। फूल को रखते ही उसमें से प्रकाश निकलने लगता है। जादुई फूल रखते ही पेड़ फिर से जीवित हो जाता है। उसके बाद चिंकू और जादुई पेड़ खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो आपने देखा सोने का जादुई पेड़। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें और हमारे चैनल हिंदी टेल्स गुरुजी को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी कहानी कैसी लगी। और लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलिए। एक गांव में एक जूली नाम की लड़की रहती थी। जूली अपने माता पिता के साथ रहती थी। वे लोग बहुत ही गरीब थे। उन लोगों का जीवन बहुत ही कठिनाइयों से भरा हुआ था। उन लोगों के घर का खर्च भी नहीं चल पा रहा था और घर पर खाने के लिए खाना भी नहीं थे। जूली को बचपन से सिलाई करने की बहुत शौक थी, लेकिन गरीबी के कारण जूली के घर पर सिलाई मशीन नहीं आ रही थी, इसलिए वो सिलाई नहीं कर पा रही थी। इस वजह से जूली हमेशा उदास रहा करती। फिर एक दिन वो अपनी माँ के पास जाती है और अपनी माँ से बोलती है, माँ, मुझे सिलाई मशीन चाहिए। आप तो जानती हैं ना कि मुझे सिलाई करना कितना अच्छा लगता है। माँ, आप मुझे सिलाई मशीन दिला दीजिए। बताइए माँ, आप मुझे सिलाई मशीन कब दिलाएंगी? बेटा, तू तो जानती है ना कि हम लोगों के घर में पहले से ही बहुत गरीबी बसी हुई है और तू बोल रही है सिलाई मशीन दिलाने के लिए। सिलाई मशीन खरीदने के लिए बहुत पैसे चाहिए, उतने पैसे हम लोगों के पास नहीं है और मैं तुम्हें सिलाई मशीन नहीं दिला सकती बेटा। हमेशा की तरह जूली इस बार भी उदास होकर वहाँ से चली जाती है। जूली इस वजह से बहुत ही उदास थी कि उसकी माँ उसे सिलाई मशीन नहीं दिला रही है। जूली उदास होकर जंगल में चली जाती है। जूली जब उदास होकर जंगल में जा रही थी तभी उसे रास्ते में एक सिलाई मशीन दिखाई देती है। सिलाई मशीन को देखकर जूली बहुत ही खुश होती है। वो सिलाई मशीन को उठाकर अपने घर लेकर चली आती है और अपनी माँ से उस सिलाई मशीन के बारे में बताती है। बेटा, ये तो बहुत ही अच्छा हुआ कि तुझे सिलाई मशीन नहीं मिल रही थी और भगवान ने तेरी प्रार्थना सुन ली। जूली उस सिलाई मशीन पर सबसे पहले अपनी माँ के पुरानी साड़ियों से अपने लिए एक बहुत ही सुंदर फ्रॉक सिला। वो फ्रॉक देखने में बहुत ही सुंदर था। फिर अगले दिन जूली अपनी कुछ सहेलियों के यहाँ मिलने जाती है और उन लोगों को अपनी सिलाई के बारे में बताती है। और हाँ पूजा, तुम लोग सुनो, अगर तुम लोगों को कोई भी कपड़ा सिलवाना हो तो तुम लोग मेरे पास लेकर चली आना, मैं तुम लोगों का कपड़ा सिल दूंगी। ठीक है जूली, अगर आज से हम लोगों को अगर कोई भी कपड़ा सिलवाना होगा तो हम लोग तुम्हारे पास लेकर जरूर आएंगे। हाँ जूली, हम लोग तुम्हारे पास कपड़े सिलवाने के लिए जरूर लेकर आएंगे। फिर एक दिन जूली सिलाई कर रही थी। उसने एक बहुत ही अच्छा गाउन सिला जिसकी डिजाइन देखने में बहुत ही अच्छी दिख रही थी, जो कि बहुत चमक रहा था और देखने में बहुत ही सुंदर दिख रहा था। जूली उस गाउन को देख रही थी तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है, घर पर कोई है? जूली ने देखा कि एक बूढ़ी औरत बुला रही है। वो उस बूढ़ी औरत के पास जाती है। तब बूढ़ी औरत जूली से बोलती है, बेटी, तुम मुझे खाना खिला दो, मैं 2 दिनों से बहुत भूखी हूँ, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है, क्या तुम मुझे खाना खिला सकती हो? हाँ दादी माँ, मैं आपको खाना जरूर खिला सकती हूँ, आप रुकिए, मैं आपको खाना लेकर आती हूँ।
जूली उस बूढ़ी औरत को खाना देती है। वो बूढ़ी औरत खाना खाकर अचानक गायब हो जाती है। अरे ये दादी अचानक कहाँ गायब हो गई? जूली को कुछ समझ में नहीं आता है कि अचानक वो बूढ़ी दादी कहाँ गायब हो गई। फिर जूली कपड़े सिलने बैठ जाती है। फिर उसकी दो सहेलियां कपड़े लेकर उसके घर आती हैं। जैसे ही उन लोगों की नजर उस सुंदर सी गाउन पे जाती है, एक सहेली जूली से बोलती है, जूली ये गाउन तूने सिला है? ये गाउन देखने में कितना सुंदर दिख रहा है। हैरान तो जूली भी थी कि इतना सुंदर सुंदर गाउन मैं कैसे सिल पा रही हूँ। फिर जूली बोली, हाँ ये गाउन मैंने सिला है। जूली तुम मेरे लिए भी बिल्कुल वैसा ही गाउन सिल देना। ठीक है, मैं ऐसा ही गाउन तुम लोगों के लिए सिल कर दे दूंगी। जूली ने जैसे ही कपड़ा सिलना शुरू किया, कपड़ा अपने आप बनकर तैयार हो जाता है। उन सभी कपड़ों में बहुत ही सुंदर सुंदर डिजाइन बने हुए थे और वो कपड़ा देखने में बहुत ही सुंदर दिख रहा था। तभी वहाँ पर जूली की माँ आती है और जूली से बोलती है, जूली तुम कब का कपड़ा सिल रही हो? जाओ बाजार से कुछ सब्जियाँ लेकर आओ। माँ देखो मैंने कितने अच्छे अच्छे कपड़े सिले हैं। हाँ तुमने कपड़े तो बहुत अच्छे सिले हैं, लेकिन बटन लेस के लिए तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए? फिर जूली ने उस बूढ़ी दादी के बारे में पूरी बात अपनी माँ को बताई। माँ तुम जानती हो, फिर जैसे ही वो बूढ़ी दादी खाना खा ली, वो अचानक से पता नहीं कहाँ गायब हो गई और उसी दिन से ये मशीन जादुई लगने लगी है। माँ मैं जैसे ही कपड़ा सिलना शुरू करती हूँ, कपड़ा अपने आप सिलकर तैयार हो जाता है। बेटा ऐसे ही हमें भूखे लोगों की मदद करनी चाहिए। फिर अगले दिन जूली ने उन लड़कियों को कपड़े देने के लिए उन लोगों के घर गई। ये लो तुम लोग अपने कपड़े। जूली तुम इतने अच्छे कपड़े सीती हो, ये बात तो हमें पता ही नहीं थी। तुम जाओ, मैं कल सुबह आकर तुम्हारे घर तुम्हें पैसे दे दूंगी और साथ में कुछ कपड़े भी लाऊंगी, तुम उसे भी सिल देना। जूली को जैसे ही कुछ पैसे मिले, जूली उन पैसों से बहुत कपड़े खरीदी और उन कपड़ों से बहुत ही अच्छा गाउन सिला। फिर एक दिन जूली के मन में एक बहुत ही अच्छा ख्याल आया। फिर वो अपनी माँ से बोली, माँ मैं चाहती हूँ कि जो मैं कपड़े सिलती हूँ, आप उन कपड़ों का एक दुकान खोल दीजिए। मैं कपड़े सिलूंगी और आप उन्हें बेचेंगी, जिससे हमें बहुत ही मुनाफा होगा और हम जल्द ही बहुत अमीर बन जाएंगे। फिर हमें कभी भी किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। हाँ बेटा तू बिल्कुल सही बोलती है, हमें बिल्कुल ऐसा ही करना चाहिए। जूली के कहने पर जूली के माता पिता एक बहुत ही बड़ा कपड़ों का दुकान खोलते हैं। उस कपड़े की दुकान से उन लोगों की बहुत ही अच्छी कमाई होती है और जल्द ही वे लोग बहुत ही अमीर बन जाते हैं। जब ये बात पास में रहने वाले मोहन दर्जी को पता चली तो वो बहुत ही गुस्सा हो गया और सोचने लगा कि इतनी जल्द ये लोग सिलाई करके इतना अमीर कैसे बन गए। तो मोहन समझ गया कि ये मशीन कोई मामूली मशीन नहीं है, बल्कि ये एक जादुई मशीन है। मोहन समझ जाता है कि जब से इन लोगों के घर ये जादुई मशीन आई है, तब से इन लोगों के घर की हालात बहुत सुधर गई है। तभी से ये लोग अब बहुत ही अमीर बन चुके हैं। अब जूली के पापा एक बहुत ही बड़ा घर बनवा लेते हैं। अब मोहन के ग्राहक भी जूली के पास आकर कपड़े सिलवाने लगे। जब ये बात मोहन को पता चली तो मोहन गुस्से में आग बबूला हो गया। फिर एक दिन अच्छा मौका देखकर मोहन जूली का वो जादुई मशीन उठाकर अपने घर लेकर चला जाता है और उसके बदले अपनी मशीन वहाँ पर रख देता है। उस दिन जूली के माता पिता मंदिर में दर्शन करने के लिए गए थे। जब वे लोग घर आते हैं तो बहुत थक जाते हैं, इसलिए बहुत जल्द ही वे लोग सो जाते हैं। फिर दूसरे दिन जैसे ही सुबह होती है, मोहन मशीन के साथ जूली के घर आता है और जूली के माता पिता से बोलता है, भाई मुझे माफ कर दो, जब तुम लोग मंदिर गए थे तब मैं ये सिलाई मशीन चुरा लिया था, मुझे माफ कर दो। जब से मैं सिलाई मशीन लेकर गया हूँ, मेरे घर में अनहोनी ही हो रही है। कल मेरे बच्चे की सीढ़ियों पे से गिरकर टांग टूट गई और मेरी बीवी का तबीयत खराब हो गया। भाई मुझे माफ कर दो, आज से मैं कभी भी चोरी नहीं करूँगा। अब जूली को इस बात का एहसास हो गया था कि वो बूढ़ी दादी कुछ तो की थी, तभी से ये मेरा सिलाई मशीन एक जादुई सिलाई मशीन हो गया है।
अब जूली को इस बात का एहसास हो गया था कि वो बूढ़ी दादी कुछ तो की थी, तभी से ये मेरा सिलाई मशीन एक जादुई सिलाई मशीन हो गया है। जूली ये बात समझ गई थी कि इस मशीन का फायदा और कोई नहीं उठा सकता है। फिर उस दिन से जूली अपने माता पिता के साथ हंसी खुशी रहने लगी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें भूखे और प्यासे लोगों की मदद करनी चाहिए और कभी भी चोरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि चोरी करने से हमें उसकी सजा जरूर मिलती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें और इस चैनल हिंदी टेल्स गुरुजी को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी और लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलिए।